हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे थे। उसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले फ्लक्स की बात करें अपन, जितनी गणना है फ्लक्स के आधार पर ही करना है। तो पहले फ्लक्स देख लो, फ्लक्स किसे कहते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जिन्हें चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं, वो फ्लक्स होती है। लेकिन उनमें कुछ विशेष शर्त भी है। मैंने कहा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं ये फ्लक्स होती है, लेकिन कुछ शर्त है कि किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। और एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं को तीव्रता कहते हैं। यहाँ पर मैंने दो क्षेत्रफल बनाए, एक ABCD है, छोटा सा क्षेत्रफल है। ये ABCD क्षेत्रफल माना कि एकांक क्षेत्रफल है, ये एकांक क्षेत्रफल है। जैसे एक वर्ग मीटर है या एक वर्ग सेंटीमीटर, ऐसे एकांक क्षेत्रफल है ABCD। और ये यहाँ पर मैंने चुंबकीय क्षेत्र बनाया, बल रेखाएं बनाई। इन बल रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें बल रेखाएं दिख रही, ये क्षेत्र रेखाएं दिख रही। इन क्षेत्र रेखाओं के लंबवत ये पृष्ठ रखा हुआ ABC। तो किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं, एक बार। और एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की, माने क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं, ध्यान दें, विद्युत बल रेखा नहीं। तो एकांक क्षेत्रफल के किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को बल्कि और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जैसे B से प्रदर्शित करें। ABCD ये एकांक क्षेत्रफल है, इससे हम बल रेखाएं गिन लें। ये बल रेखाएं, इन बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लेकिन बल रेखा लंबवत गुजरना चाहिए और किसी कोण पर नहीं। तो एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये तो तीव्रता की परिभाषा हो गई। लेकिन अगर एकांक में कोई दूसरा क्षेत्रफल है, जैसे EFGH, एक और क्षेत्रफल बनाया मैंने, ये भी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत। तो किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग बात, पूरा क्षेत्रफल ये, इससे लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। और एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब माना कि एकांक क्षेत्रफल ABCD एकांक क्षेत्रफल, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को तीव्रता कहते हैं। गुजरने वाली बल रेखाएं माने क्षेत्र रेखाएं, ये इनको हम तीव्रता कहते हैं। अगर ये जो क्षेत्रफल EFGH है, अगर इसको डेल्टा A लिखकर प्रदर्शित करें तो डेल्टा A क्षेत्रफल से कितनी निकलेंगी? तो B इंटू डेल्टा A, कितनी बल रेखाएं निकलेंगी लंबवत? इतनी चुंबकीय बल रेखा लंबवत गुजरेंगी। लेकिन किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते, मानिए फ्लक्स हो जाएगा। तो ये फ्लक्स है, ये लिखा मैंने फ्लक्स, जिसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर B इंटू डेल्टा A आ जाएगा। ये फ्लक्स का हमने एक संबंध देख लिया कि चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर B इंटू डेल्टा। जरा और विचार करें, वैसे फ्लक्स को SI पद्धति में मापें तो वेबर लिखकर प्रदर्शित करते हैं। WEBER, वेबर नाम के वैज्ञानिक के सम्मान में फ्लक्स का मतलब वेबर होता है। तो अगर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को SI में नापा, SI में न्यूटन प्रति एम्पीयर प्रति मीटर,
और क्षेत्रफल को भी हमने एसआई में नापा, मैंने वर्ग मीटर में, तो बी इंटू डेल्टा ए को वेबर में नापना पड़ेगा हमको, वेबर में नापते इसको। और देखिए हम और विचार करें, अभी बात कर रहे थे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर होता है, लिख लिया। और क्षेत्रफल का तो मालूम हमको, क्षेत्रफल लंबाई गुणन चौड़ाई होता है, मीटर इंटू मीटर बराबर वर्ग मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल करेंगे तो आएगा न्यूटन इंटू मीटर और बटे में एम्पियर आ जाएगा। चलो ये देखा अपने, न्यूटन इंटू मीटर को जूल भी लिख सकते हैं। और देखिए अपन यहीं पर इनका विमीय सूत्र लिखते चलो। पहले न्यूटन को हम देखें, न्यूटन बल है, बल का विमीय सूत्र सबको पता है, mL/t-2, ये बल न्यूटन का है। मीटर लंबाई, लंबाई को L लिखेंगे, क्षेत्रफल लंबाई को चौड़ाई है तो L इंटू L लिखेंगे। एक L से एक L ये कैंसिल करें हम, और एक L से एक L ये कैंसिल कर देते अपन इस प्रकार से। और सॉरी, ये एम्पियर वाला नीचे तो मैं एम्पियर लिखूंगा यहाँ पर, ये मैंने एम्पियर लिख दिया। यहाँ पर आ जाएगा, अपन देखने जाते हैं न्यूटन को mL/t-2, मीटर को लंबाई लिखा, नीचे A4 एम्पियर, एम्पियर लिखा, ये संबंध आ रहा है, m लिखेंगे L²t-2 A-1, ये देख लिया अपने। तो फ्लक्स के लिए समीकरण ये जो सूत्र लिखा mL²t-2 A-1, इसके आधार पर m को किलोग्राम में और L को मीटर में और समय को सेकंड में लिख सकते हैं, और a को एम्पियर में व्यक्त करके इसको इस प्रकार से भी हम व्यक्त कर सकते हैं। तो फ्लक्स फाई बराबर b इंटू ए। अब देखिए अपन फ्लक्स अदिश राशि होता है, क्यों? ये बल रेखाओं की संख्या है और हर एक संख्या अदिश राशि होती है, तो फ्लक्स फाई तो अदिश राशि है। लेकिन ये जो तीव्रता है, कोई भी तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से मतलब नहीं, कोई भी तीव्रता, हर एक तीव्रता सदैव सदिश राशि होती है। ये बी सदिश राशि, तो बी पर सदिश का निशान लगाएंगे अपन। और आगे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल भी सदिश राशि होती, घनत्व अदिश है, आयतन अदिश है, द्रव्यमान अदिश है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश राशि होती है। सदिश है तो हमको ये क्षेत्रफल भी सदिश में व्यक्त करना चाहिए, सदिश का निशान लगाना चाहिए। अब प्रॉब्लम है बी और ए के बीच में कौन सा निशान लगाएं, डॉट का कि क्रॉस का निशान लगाएं? तो हमको पता है दो सदिशों का जो डॉट गुणा होता है वो अदिश गुणा होता है, तो फाई अदिश राशि है, इसलिए अपन को डॉट का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे फाई बराबर सदिश बी डॉट सदिश। ये कुछ बात करी, लेकिन प्रश्न उठता है कि हमेशा लंबवत पर लिखा जाए, नहीं जाए मान लो लंबवत पर लिखा, किसी और कोण पर है। या मैंने एक चित्र बना के रखा, ये कोई क्षेत्रफल है, देखते हैं चित्र, इससे पर लिखा लंबवत में यूं जा रही है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये तिरछे में थीटा कोण पर है। हमको फ्लक्स की समीकरण लिखनी, लेकिन फ्लक्स हमने पढ़ लिया। फ्लक्स में क्या होता है, किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं। तो यहाँ देखा है फ्लक्स में ये तीव्रता b है और b सदिश राशि होती है, हमने पढ़ा हुआ है, और सदिश राशि के ही घटक होते हैं, अदिश के कभी घटक नहीं होते। सदिश के घटक होते हैं एक एक कोण की दिशा में। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र b कोण थीटा कोण बनाता है, तो कोण की दिशा में घटक b cos थीटा हो जाएगा, और इसके लंबवत दिशा में भी अगर हम मान लो घटक लिखना चाहें तो b और sin थीटा आ जाएगा। हमको कौन सा घटक चाहिए, हमको पृष्ठ के लंबवत वाला घटक चाहिए। ये पृष्ठ रहा, इसके लंबवत घटक ये b cos थीटा है, तो इससे संबद्ध ये जो XYZ दिख रहा है, इस क्षेत्रफल से संबद्ध फ्लक्स, वो फ्लक्स हम लिख सकते हैं। वो फ्लक्स आएगा फाई बराबर, और हम क्या लिखें, तीव्रता। तीव्रता देख लो कितना है, अब तो b cos थीटा लिखना पड़ेगा हमको, और क्षेत्रफल को डेल्टा ए लिखेंगे हम, तो संबंध आएगा फ्लक्स बराबर आएगा डेल्टा ए इंटू b cos थीटा आ जाएगा। ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैंने लिखा b cos थीटा इंटू डेल्टा ए।
ये इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आगे लिख दूँ, कहीं भी लिख सकते हैं, ये डेल्टा ए इंटू बी कॉस थीटा। लेकिन ये यूँ भी लिखा जा सकता है, फाई बराबर सदिश बी और डॉट सदिश ए लिखा जा सकता है। सदिश बी डॉट सदिश ए बराबर ए बी कॉस थीटा ही होता है। उल्टा करके लिखो तुम तो भी कोई आ जाएगा। मैं और बेहतर डेल्टा लिख देता हूँ, सदिश बी डॉट सदिश ए बराबर ए बी कॉस थीटा, और सदिश ए डॉट सदिश बी भी वही होता है ए बी कॉस थीटा। इस प्रकार से हम फ्लक्स के समीकरण लिख सकते हैं, फाई बराबर सदिश बी डॉट सदिश ए, या फाई बराबर और ये डेल्टा ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। अब देखिए अपन, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है, विचार करें इस बात पर, थीटा 0 मैंने बल लिखा है, चुंबकीय बल लिखा है, ठीक इस प्रकार से है, प्रेस के ठीक लंबवत है। अगर ये चुंबकीय बल लिखा है, प्रेस के ठीक लंबवत है, माने थीटा का मान देख लें, ये थीटा का मान इस प्रकार से 0 हो जाएगा। यदि थीटा बराबर 0 होता है, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो लिख दें इस वाली समीकरण नंबर 1 में, तो फ्लक्स आ जाएगा फाई बराबर, ये डेल्टा ए लिखा अपन ने, और इंटू बी लिखूंगा मैं, और इंटू कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 बराबर तो 1 होता है, तो ये आ जाएगा, फिर से आ जाएगा समीकरण, फाई बराबर बी इंटू डेल्टा ए आ जाएगा, या फाई बराबर ए इंटू बी डेल्टा बी आ जाएगा। ये कब? जब थीटा 0 है। थीटा 0 है मैंने जब ये बल लिखा है, ये चुंबकीय बल लिखा है, छेद के लंबवत है, जैसे यहाँ पर लंबवत है। लेकिन अगर ये जो हम ये वाला घटक ले, अगर ये बल लिखा है प्लस के और समांतर हो जाए, माने थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, यहाँ थीटा बराबर 90 लिखेंगे। यदि थीटा का मान 90 होगा तो cos 90 बराबर 0 होता है, इसलिए फ्लक्स फाई बराबर आ जाएगा डेल्टा ए और इंटू बी और इंटू cos 90 डिग्री, ये बराबर 0 हो जाएगा। इसीलिए अधिकतम फ्लक्स कब होता है? जब बल लिखा है, चुंबकीय बल लिखा है, किसी छेद के ठीक लंबवत गुजरे तो अधिकतम फ्लक्स होता है, और किसी कोण पर होते हैं तो फ्लक्स का मान घटने लगता है। जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है, जब थीटा का मान यहाँ देखिए अपन, जब 90 डिग्री होता है तो फ्लक्स का मान 0 हो जाता है। ये हमने कुछ फ्लक्स से संबंधित बात कर ली। एक बार फिर से देखें, एकांक क्षेत्रफल के प्रसे और लंबवत गुजरने वाली बलिकाओं की संख्या को तीव्रता कहते हैं, बी लिखा अपने, और किसी अन्य क्षेत्रफल के पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बलिकाओं की संख्या को हम फ्लक्स कहते हैं, जिसे फाई से प्रदर्शित करा। अब ये एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली बलिकाएं बी हैं, ये पूरा जो क्षेत्रफल है, मान लो डेल्टा ए क्षेत्रफल है, तो डेल्टा ए क्षेत्रफल से गुजरने वाली बलिकाएं बराबर बी इंटू डेल्टा ए होगा। ये फ्लक्स हो गया, फ्लक्स बराबर बी इंटू डेल्टा ए। इस प्रकार से अपन ने सारी बातों का अध्ययन कराया। अब हम वो देखेंगे जो प्रयोग माइकल फैराडे जी ने किए थे, उस पर अपन विचार करेंगे। माइकल फैराडे की अपन बात कर रहे थे। माइकल फैराडे बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। मैं कह रहा था पढ़ने में, आगे बढ़ने में गरीबी कभी दिक्कत नहीं करती है, इच्छा शक्ति नहीं होना वो दिक्कत करती है। माइकल फैराडे अत्यंत विपन्न थे। उनकी केवल एलिमेंट्री एजुकेशन हुई थी, प्राइमरी भी नहीं कह रहा हूँ, एलिमेंट्री एजुकेशन केवल हुई थी। लेकिन उन्होंने इतना नाम किया, दुनिया के प्रमुख वैज्ञानिकों में आज उनका आदर से नाम लिया जाता है, सम्मान से उनका नाम लिया जाता है। लोहार के यहाँ उन्होंने ट्रेनिंग करी, और लोहार के बाद उन्होंने एक बुक बाइंडर के यहाँ पे ट्रेनिंग करी। वो बुक बाइंडर, उसकी किताब की दुकान भी थी, वो किताब पढ़ते थे बाइंडिंग के साथ साथ। वो इतना उनमें विज्ञान में उनको रुचि हो गई कि डेवी हम्फ्री वहाँ पे एक जगह भाषण दे रहे थे इंग्लैंड में, ये रोज उसके भाषण में जाते थे, और उनके भाषण के आधार पर 300 पेज इन्हें तैयार किए और डेवी जी को भेजे। वो डेवी इतने प्रभावित हुए,
इनको जो कम पढ़े लिखे थे इनको अपना असिस्टेंट बना दिया उनने। उसके बाद उनकी जो कथा है वो आगे की कथा जितनी तरक्की करी उनने, आज जितनी मोटर है, जितने आप डायनमो है, बिजली बन रही है, ये सब सारी की सारी चीज़ें ये केवल माइकल फेराडे जी के काम के आधार पर बन रही है। चलो हम यहाँ देखें, मान लो यहाँ पर ये कुंडली बना रहा हूँ मैं इस प्रकार से, किसी कुचालक पदार्थ का बेलन ले ले, बेलन के ऊपर तांबे के पृथक्कर तार को लपेट दे, ये कुंडली बन के तैयार हो जाएगी। इस प्रकार से कुंडली बनाती है पड़ते। और यहाँ पर कुंडली से चलो मैं एक धारा मापी जोड़े देता हूँ। धारा मापी वो यंत्र होता है जो धारा की दिशा बताता है। धारा बह रही है, पहली बात तो धारा किस दिशा में बह रही है ये बात बताता है। तो ये कुंडली है और कुंडली से धारा मापी जोड़ दिया है। और अगर यहाँ पर चुंबक रखा है, ये चुंबक रखा है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक एन ध्रुव एक एस ध्रुव। अभी दोनों पास पास रखे हैं तो धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं आ रहा, उन्होंने ये पाया। और जब वो एन ध्रुव को पास में लाए, ये कुंडली के पास में लाए, तो जब तक ये एन ध्रुव आगे चल रहा था तब तक ये जो धारा मापी किसी में विक्षेप आ रहा, चल रही थी धारा मापी किसी, धारा मापी की सही में तो तब विक्षेप आएगा जब धारा बहे, मतलब जब एन ध्रुव पास आ रहा है तो इस कुंडली में धारा बहे। और ये धारा की दिशा कैसे होती है? ये धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि जिस ये जो सिरा कुंडली का जो एन ध्रुव के पास में है, ये इस प्रकार से व्यवहार करता है जैसे खुद भी एन ध्रुव, माने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज धारा बहने लग जाती है। जहाँ एंटी क्लॉकवाइज धारा बहती है वो सिरा उल्टी दुखती भांति व्यवहार करता है। अब मैं हर बार इतनी कुंडली ना बना के मैं छोटी सी कुंडली बनाऊंगा ताकि हमको समय की बचत हो जाए और आपको पूरा अच्छे से कंसेप्ट हो जाए, अच्छे से बातों का ज्ञान हो जाए। ये मैंने वही कुंडली बनाई जो लंबी चौड़ी बनाई थी, उसको मैंने शॉर्ट में बना दिया। तो यहाँ पर एन ध्रुव पास ला रहे, मैंने कहा जब तक एन ध्रुव ये पास आ रहे तब तक इसमें धारा बह रही। कैसे पता चला? धारा आँख से तो दिखती नहीं और इतनी धारा होगी नहीं कि करंट लग जाए। तो क्या किया, धारा मापी जोड़ लिया। धारा मापी की सही में विक्षेप आता, मैंने धारा बहने लगती। अब यहाँ पे धारा बहने लगती कब? जब एन ध्रुव पास आ रहा। उन्होंने देखा कि जब ये कुंडली रखी थी और कुंडली में धारा में जुड़ा हुआ था, लेकिन अगर चुंबक अपन पास नहीं ला रहे थे, रुका हुआ था चुंबक अपनी जगह पे, तो इसमें कोई भी विक्षेप नहीं था। जब कुंडली के पास आ रहा है जब तक चुंबक, तो इसमें विक्षेप आता है। सुई में विक्षेप आता है, किधर आता है? एंटी क्लॉकवाइज आता है। ऐसे विक्षेप आता है जहाँ पे धारा एंटी क्लॉकवाइज होती वहाँ तो उत्तीर्ण बनता है। मैंने ये कुंडली खोला हो उत्तीर्ण की भांति व्यवहार करने लगे। और देखिए पर ये हम एन ध्रुव को पास में ला रहे थे, ठीक है, पास में लाते लाते और एकाएक अपन रुक गए। मान लो यहाँ तक पास में लाए एन ध्रुव और यहाँ रुक गए हम। जैसे हम रुके इसमें विक्षेप खत्म हो जाता है। और आगे देखें अपन, अगर ये कुंडली है और ये चुंबक अपन पास ला रहे थे, इसको दूर लेके जाए। अगर दूर हटाते हैं तो भी इसमें विक्षेप आता है, लेकिन दिशा इसकी उलट जाती है। पहले एंटी क्लॉकवाइज धारा बहती थी, अब ये क्लॉकवाइज धारा बहने लगती है। माने अब ये कुंडली दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करती है। पहले जब देखा हम एंटी क्लॉक थी तो एन ध्रुव की भांति व्यवहार कर रही थी। जब ये एन ध्रुव को हम दूर लेके जाते हैं तो इसमें धारा दिशा उलट जाती है, इसमें विक्षेप दिशा उलट जाती है। अब ये क्लॉकवाइज धारा हो जाती है, माने एस ध्रुव की भांति कुंडली व्यवहार करने लग जाती है। और एकदम फिर यही कुंडली है, उसमें कोई धारा मापी भी जुड़ा हुआ है। और अगर हम अब ये एन ध्रुव को दूर ले जा रहे थे, हम एस ध्रुव की क्रिया करें मान लो
ये हमने उलट दिया चुंबक, ये एस ध्रुव और एन ध्रुव। अगर हम एस ध्रुव पास लाते हैं तो जब तक एस ध्रुव पास आ रहा चल रहा है एस ध्रुव, तब तक ये जो है इसमें धारा प्रवाहित होती है। और कैसे धारा प्रवाहित होती है? एस ध्रुव पास में आ रहा है, देखो यहाँ कहा था एन ध्रुव पास आ रहा था तो एन की तरह व्यवहार हो रहा था, एस ध्रुव पास आ रहा था एस की तरह व्यवहार करने लगता है, माने इसमें क्लॉकवाइज धारा बहने लग जाती है, तो ये एस ध्रुव की भांति व्यवहार करने लगता है। यहाँ पर विक्षेप की दिशा इसकी तुलना में उलट जाती है, ये जो एन ध्रुव के पास आने की तुलना में उलट जाती है। ये एस ध्रुव की बात करें, अगर एस ध्रुव को उल्टा ले जाइए यहीं पर, इसे एस ध्रुव को पास की जगह हम दूर ले जाएं तो धारा की दिशा उलट जाती है, ऐसी उलट जाती है, माने अभी कैसा, अभी एन ध्रुव की भांति व्यवहार करने लगता है। और करें हम ये चुंबक चला रहे हैं तो हम मत चलाएं चुंबक, हमने चुंबक को जहाँ के तहाँ रखा हुआ है, इसको हम न आगे बढ़ा रहे हैं न इसको हम पीछे बढ़ा रहे हैं, हमने कुंडली को गति देना शुरू कर दिया। मान ये कुंडली है और कुंडली को पास लाए हम यहाँ पर तो भी कुंडली में धारा बहती है, लेकिन केवल तब तक धारा बहती है जब तक कुंडली की गति होती है, जब कुंडली और चुंबक के बीच की दूरी बदलती रहती है, केवल तब तक धारा बहती है। तो अगर हम कुंडली को पास लाए, चुंबक रुका हुआ है, इसका वेग 0 है, और कुंडली को हम पास ला रहे हैं तो कुल धारा मात्रा में विक्षेप प्राप्त होता है, माने कुंडली में धारा बहने लगती है। और कैसे धारा बहती है? हमने कहा जब एन ध्रुव पास ला रहे थे तो एन बन गया, और ये हम एस ध्रुव दूर जा रहे थे तो एन ध्रुव बना, माने हर बार गति का विरोध हो रहा है। पास ला रहे तो एन ध्रुव बना, एन ध्रुव का विरोध करेगा, और एस ध्रुव को दूर ले जा रहे हैं तो एन ध्रुव बना, ये एन ध्रुव एस को दूर ले जाने का विरोध करेगा, हमेशा विरोध हो रहा है। पास लाएंगे तो उसका विरोध है, दूर ले जाएंगे उसका विरोध है। अब देख लें, अगर हम कुंडली को पास में लाएंगे, मेरा प्रश्न यहाँ कौन सा ध्रुव बनेगा? आप कहेंगे यहाँ पर एन ध्रुव बनेगा, क्योंकि विरोध हो रहा है। एन ध्रुव बनेगा माने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज धारा बहने लगेगी। ये कुंडली ने गति करी, कुंडली को अपन हटा दें, आगे ले जाने की जगह कुंडली को हम दूर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा? गति की धारा की दिशा उलट जाएगी। गति की दिशा उलटने के साथ साथ क्या देखा उनने? धारा की दिशा उलट जाती है, माने अभी जो है क्लॉकवाइज धारा हुई, माने अभी कैसा काम करेगा? तो एस ध्रुव की बात व्यवहार करता है। इन सब प्रयोगों में और देखा उन्होंने, अगर यहाँ कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दें तो धारा और अधिक हो जाती है, और अगर इनके बीच में मुलायम लोहे का क्रोड रख दें तो धारा और अधिक हो जाती है। और या ये चुंबक हम ज़्यादा शक्तिशाली लें तो भी धारा बढ़ जाती है। और एक बात देखिए, ये गति जितनी तेजी से गति करते हैं, इनके बीच की दूरी जितनी तेजी से कम या ज़्यादा होती है, धारा उतनी अधिक होती चली जाती है। ये सारे के सारे प्रयोग माइकल फैराडे ने करे। मैं कल बात कर रहा था आपसे तो माइकल फैराडे ने बहुत समय तक कोशिश करी कि ये जो है प्रयोग सफल हो जाए, क्योंकि अगर हम मुलायम लोहे की छड़ ले लें और उसमें तांबे का प्रोटेक्टर टाल लगा दें, ऐसे मुलायम लोहे की छड़ ले ली और तांबे का टाल लपेट दिया और इसमें हम धारा प्रवाहित करें तो ये धारा प्रवाहित करने से छड़ चुंबक बन जाती। अगर धारा को प्रवाहित करने से छड़ चुंबक बनने तो चुंबक से धारा बनना चाहिए ना, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा ना उत्पन्न होती ना नष्ट होती, लेकिन रूपांतरण हो जाता है। अगर धारा के प्रवाहित करने से क्षण ये चुंबक बन सकते कि चुंबक से धारा भी बनना चाहिए। ये छोटी सी बात इसने माइकल फैराडे कितना बड़ा काम करा दिया। तो प्रयास था उनका कि चुंबक से धारा बन जाए। तो उन्होंने क्या किया, ये मान लो कुंडली ले ली, हम ले लें कुंडली और चुंबक ले लिया हमने, चुंबक यूँ फैलाए ऊपर, इसके ऊपर क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। कई सारे चुंबक बदल बदल के प्रयोग करें, धारा मापी बदलने, कुंडली बदलने, कुछ नहीं होगा। कब होगा, जरा विचार करें। पर ये रॉड कहाँ है, तो कुंडली के बीच में अंदर है,
तो अगर बीच में से कोई अपन जो चुंबक ले जाएंगे तो कुछ हो सकता है। माइकल फैराडे को यही हुआ, बहुत प्रयोग करा, कुछ नहीं हुआ, तो कहते हैं पता नहीं कितना सही, लेकिन कहते हैं कि उन्हें क्रोध आया, क्रोध में उन्होंने चुंबक को फेंका, वो चुंबक बीच में से गुजरा, जैसे इसमें से आर पार गुजरा चुंबक, ये सुई में विक्षेप आ गया, विक्षेप आया तो उसके आधार पर उन्हें फिर पूरी की पूरी प्रयोग कर डाले, सारे प्रयोग कर डाले। उन्होंने पाया जब कुंडली और चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होती है, माने इनके बीच की दूरी बदलती रहती है, जब तक कुंडली और चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होती है तब तक कुंडली में धारा प्रेरित होती रहती है। इस धारा को प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं और इस घटना को किस नाम से, ये ऊपर लिखा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से पुकारते हैं। तो फिर से देख रहे हैं अपन विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो जब किसी कुंडली से, बंद कुंडली से या बंद परिपथ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे हम प्रेरित धारा के नाम से पुकारते हैं। इस आधार पर उन्होंने कुछ व्याख्या करी, अब वो व्याख्या भी देखना चाहेंगे। ये अभी अपन ने माइकल फैराडे के प्रयोग देखे हैं। अब प्रयोग तो ठीक है, विज्ञान में प्रयोग पूरी बात नहीं है, उनकी ढंग से व्याख्या भी होना चाहिए और गणितीय व्याख्या भी होना चाहिए, तब कहीं किसी प्रयोग को ठीक ठीक मान्यता मिलती है। यहाँ से चुंबक फेंका, आर पार निकला चुंबक और धारा में विक्षेप आया, ये पूरी बात नहीं है। अब इसको गणितीय आधार भी देना पड़ेगा, इसको सही प्रकार से व्याख्या भी करनी पड़ेगी। तो माइकल फैराडे ने इसकी व्याख्या करी, देखिए हमने कितनी सुंदर व्याख्या करी, अपन अभी देखने जा रहे हैं। अब हम देखें माइकल फैराडे ने कैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या करी, अपने प्रयोगों की कैसे व्याख्या करी, वो अपन देखें। कितनी सुंदर, कितनी सरल व्याख्या करी। ये कुंडली मैंने रख दी और ये चुंबक रहा और हमको पता चुंबक के एन ध्रुव से बल रेखा निकलती हैं और बल रेखा एन ध्रुव की ओर चली जाती हैं। इस प्रकार से हमने पढ़ा है, ये बल रेखा निकल रही है। जब ये कुंडली चुंबक से कुछ दूरी पर, ज्यादा दूरी पर है, तो कुंडली में से बल रेखा गुजर रही, लेकिन कुछ कम बल रेखा है। अगर ये चुंबक आगे आएगा, जैसे जैसे चुंबक आगे की ओर बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे कुंडली में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या भी बढ़ेगी, वन फ्लक्स का मान बढ़ेगा। अगर इसे दूर ले जाए हम, तो जो बल रेखा अंदर है ज्यादा दूर ले जाएंगे तो ये भी बाहर हो जाएंगे। मैंने जब चुंबक का एन ध्रुव कुंडली के पास आता है तो कुंडली में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या बढ़ती है, मैंने फ्लक्स का मान बढ़ता है। और जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाए तो कुंडली में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में कमी आती है, मैंने चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी आती है। तो उन्होंने कहा जब तक कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, कब होगा, जब चलता रहे चुंबक तो परिवर्तन होगा, इनमें आपेक्षिक गति होती रहे तो परिवर्तन होगा। तो जब तक कुंडली से संबद्ध फ्लक्स माने कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता रहता है, तब तक कुंडली में धारा बहती है, मैंने तब तक कुंडली में धारा प्रेरित होती है। अब जैसे ये जो है परिवर्तन बंद होता है, रोक रहे हम इसको, जैसे ही परिवर्तन बंद हो जाता है तत्काल धारा का मान भी खत्म हो जाता है। ये उन्होंने व्याख्या करी। फिर से देखिए हम, ये मान लो कुंडली स्थिर है अपने स्थान पर, चुंबक का एन ध्रुव पास आ रहा है। जब यहाँ पर एन ध्रुव है चुंबक का तो कुछ बल रेखाएं गुजर रही है कुंडली में से, लेकिन अगर बहुत पास आ तो बल रेखाएं बहुत ज़्यादा गुजरने लगेंगी, माने इसमें गति होती है, आगे की ओर आ रहा है चुंबक, स्थिर कुंडली की ओर आ रहा है, तो कुंडली में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है। और जब चुंबक दूर जाएगा तो कुंडली में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में कमी होगी। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में चुंबकीय फ्लक्स, तो जब तक कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है तब तक कुंडली में धारा बहती रहती है। अगर ये पास आएगा
एंड पास आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज माने एंड की बात कुंडली व्यवहार करने लग जाएगी, और ये दूर जाएगा तो धारा की दिशा उलट जाएगी, अभी कुंडली है की बात व्यवहार करने लग जाएगी। तो हम देखें इसको, उन्होंने कहा जब किसी कुंडली या बल परिपथ से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, तब तक इस कुंडली में या बल परिपथ में धारा बहती रहती है। इस धारा को प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और धारा क्यों बहती है? इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, उस विद्युत वाहक बल को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल के नाम से पुकारते हैं। ये उन्होंने अपने प्रयोग की व्याख्या की।